देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के एच यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 214 में। देखिए, आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के पास। देखिए, भारतीय संसद ही हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाया बढ़ा सकती है। तो आपको याद रखना है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्राधिकार है उसे सिर्फ घटा या बढ़ा संसद ही सकती है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कई बार करवा दिया है, तो आप सभी को इसका आंसर पहले से ही पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 25। देखिए, इस समय वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब देखिए, बात करें, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है भारत का? तो आंध्र प्रदेश राज्य का 25वां उच्च न्यायालय बना है। कब बना है? तो 1 जनवरी 2019 को बना है। देखिए, 1 जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था, हैदराबाद उच्च न्यायालय। लेकिन अब आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय अलग हो गया है और तेलंगाना का अलग हो गया है। तो आपको याद रखना है, नया उच्च न्यायालय जो है 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कहाँ पर बना है? अमरावती में, 1 जनवरी 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 217 के अनुसार। आपको याद रखना है। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति है, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, तो इनकी परामर्श से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है यानी कि रिटायरमेंट की आयु, वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब कर दी गई थी, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अब देखिए, 15वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो ये मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 62 वर्ष। अब देखिए, बात करें जो SC होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, यानी कि ऑप्शन बी मैत्री एक्सप्रेस और ऑप्शन सी बंधन एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें ही भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। यहाँ पर बात करें हम मैत्री एक्सप्रेस की, तो देखिए, यह ट्रेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। और यहाँ पर बात करें हम बंधन एक्सप्रेस की, तो देखिए, बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत 9 नवंबर 2017 को की गई थी। यह ट्रेन भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। तो आपको दोनों ट्रेनों का नाम याद रखने हैं,
मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनें ही भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम था आसफ अली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आसफ अली। देखिए इनका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1946 तक का था। तो आपको याद रखना ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक का था। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी थी। ये आप सभी को मालूम होगा। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत का प्रथम रेल बजट पेश किसने किया था, तो जॉन मथाई ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मथाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। देखिए पीर पंजाल को ही बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। देखिए बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 11.215 किलोमीटर है। तो आपको ये लंबाई भी याद रखनी है। देखिए ये सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल तक निकलती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है? देखिए अब बात करें कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश के चेरोपल्ली और रायपुरी स्टेशनों के बीच भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है। देखिए इसकी लंबाई 6.6 किलोमीटर है। तो आपको लंबाई याद रखनी है। देखिए यहाँ पर बात करें कि इसके निर्माण में कुल 43 महीने लगे हैं। देखिए इसका निर्माण पूरा जुलाई 2019 में पूरा हो चुका है। देखिए इस विद्युतीकृत रेलवे सुरंग की लागत कुल 460 करोड़ रुपए आई है। तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के चेरोपल्ली और रायपुरी स्टेशनों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। देखिए उत्तर प्रदेश का वो जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम बदलकर रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो आपको ये नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीबी। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। देखिए यहाँ से कई और अन्य क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपको याद रखना है, जो मलेरिया रोग यानी कि जो बुखार होता है, मलेरिया का बुखार होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से फैलता है। और इसका जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम होता है, यानी कि इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण से हमें मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेबीज का टीका लगाया जाता है। देखिए आप सभी को पता होगा हाइड्रोफोबिया बीमारी पागल कुत्ते काटने से होती है, तो इसमें रेबीज का टीका लगाया जाता है। अब बात करें रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णांधता। देखिए ये ऐसा आंखों का दोष है जिसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। देखिए इस रोग में व्यक्ति को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है। देखिए यहाँ पर बात करें मायोपिया, कई बार पूछा जाता है कि मायोपिया को क्या कहा जाता है। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे ही मायोपिया बोला जाता है। देखिए मायोपिया दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें हाइपरमेट्रोपिया, तो ये किसे कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद जरूर रखने जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से
हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। देखिए मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी से मानव के शरीर में हृदय यानी कि हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। और अगर हम बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी स्रोत का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है। तो इसी प्रकार से रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है? 7.4 होता है। तो इसीलिए रक्त क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 7 से पीएच वैल्यू ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, लेकिन अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक काफ़ी दिनों पहले एक पीएच वैल्यू का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीएच मान से भी अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए आप सभी कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, ये पूरे विश्व में फैल चुका है। और देखिए WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। और देखिए WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? COVID-19, COVID-19। इसका अर्थ है CO से हो गया कोरोना, BI से हो गया वायरस, और D से हो गया डिसीज, और 19 से हो गया 2019। यानी कि ये जो वायरस है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से फैला था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़ों को। फेफड़ों को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।